Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important MCQs points of cell injury and adaptation. तो सबसे पहला पॉइंट है हाइपरप्लेजिया। अगर किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में नंबर ऑफ सेल का यानी जो नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ जाते हैं तो उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी इन दोनों की वजह से ऑर्गन या टिश्यू का वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ता है लेकिन हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर बढ़ता है। एट्रॉफी में सेल का नंबर और साइज दोनों कम हो जाता है, इसकी वजह से ऑर्गन का साइज भी कम हो जाता है। मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल चेंज है जिसमें एक अडल्ट सेल टाइप एपिथेलियल या मेसेनकाइमल दूसरी अडल्ट सेल टाइप से रिप्लेस हो जाता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी का सबसे पहली या अर्लीस्ट साइन होती है सेल स्वेलिंग होती है। फ्री रेडिकल ऐसे केमिकल स्पीशी है जिनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट के अंदर। नेक्रोसिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का एक स्पेक्ट्रम होता है जो सेल डेथ को फॉलो करता है। प्रोग्रेसिव डिग्रेडेटिव एंजाइम होती है जो लिथली इंजर्ड सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्रोसिस की 6 मॉर्फोलॉजिकल टाइप है। केजियस है, कोगुलेटिव है, ल्यूकोफैक्टिव है, फिब्रिनॉइड है, गैंग्रीनस और फैट नेक्रोसिस है। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिसका मेन मैकेनिज्म है कि कैस्पेस को एक्टिवेट करा के सेल के डीएनए को, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करवा देना। ओके, मॉर्फोलॉजिकली जो एपोप्टोसिस होता है इसमें सेल की श्रिंकेज होती है, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है, साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स होते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी बनती है और फिर इनकी फेगोसाइटोसिस होती है मैक्रोफेजेस से। एपोप्टोसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं, इनिशिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज, और तीसरा होता है फेगोसाइटोसिस। जो इनिशिएशन फेज होता है दो पाथवे से एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ऐसे जीन जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं बैक है, जबकि बीम और बीड है ये सेंसर में आते हैं और इनहिबिट करने में BCL, BCL, एक्सएल और MCL आ जाते हैं। इनिशियल कैस्पेजेस 8 और 9 होते हैं जबकि एग्जीक्यूशनल में 3 और 6 आ जाते हैं। जो 8 होता है एक्सट्रिंसिक में और जो 9 होता है वो इंट्रिंसिक में आता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन डैमेज टिश्यू में देखने को मिलती है लेकिन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन नॉर्मल टिश्यू में देखने को मिलती है। लेकिन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, यानी नॉर्मल सीरम नॉर्मल ही है, यानी हाइपर कैल्सीमिया मेटास्टैटिक में होती है। सपोरेटिव या पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर पस की फॉर्मेशन होती है लेकिन सेल इंजरी में इन्फ्लेमेशन भी है। चलो इन्होंने बाहर का लिख लिया है। बस जो पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन है उसमें पस बनता है, पस में न्यूट्रोफिल, नेक्रोटिक सेल और एडिमेटस फ्लूइड है। अल्सर लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है या किसी भी ऑर्गन की सरफेस या टिश्यू का एक्सकोरिएशन होती है, ये भी सेल इंजरी वाले चैप्टर में से है। जो न्यूक्लियर डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का हॉलमार्क होता है। ओके, और पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और पैथोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी करना। मेटाप्लेजिया टू एज सॉर्ट होता है, यानी डिस्प्लेजिया भी करवा सकता है और ओरिजिनल फंक्शन ऑफ सेल है वो खत्म हो जाता है। मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया कराएगा और डिस्प्लेजिया कैंसर करवाएगा। ओके, यहाँ तक तो हम ये कहते हैं कि जो एट्रोफिक सेल होते हैं उनका फंक्शन तो डिमिनिश है लेकिन वो मरे हुए नहीं होते। जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एक फर्टाइल सोल क्रिएट करती है जिसमें कैंसरस प्रोलिफरेशन होती है और इसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। सेमोमा बॉडी लैमिनेटेड बॉडी होती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की, मेनिंजियोमा में होती है, पेपिलरी कैंसिलोमा में होती है, ओवेरियन मैलिग्नेंट ट्यूमर में होती है। नेक्रोसिस के अंदर पिक्नोसिस, कैरियोलेक्सिस और कैरियोलाइसिस होती है। मैक्रोफेजेस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एक्युमुलेट हो जाती है। इस्कीमिक इंजरी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस करवाती है। मेजर सेंसिटिव सेल कंपोनेंट, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस और जीनोटिक इंटीग्रिटी होती है। ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है और CNS के अंदर होती है। जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है उसके अंदर सेल की और टिश्यू की आर्किटेक्चर प्रिजर्व होती है। फैट नेक्रोसिस एक टर्म होता है जिसके अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं या फिर वो ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है जिसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस, अगर ब्रेस्ट को फिजिकल ब्लो या सर्जरी होती है। केजियस नेक्रोसिस चीज लाइक होती है, इसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। लेकिन जो कोआगुलेटेड टिश्यू होता है अपने पेरेंट सेल को रिजेंबल नहीं करता बल्कि वो एक चीज़ लाइक कंसिस्टेंसी आपकी एक्वायर कर लेता है। इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन के अंदर पिगमेंट्स हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है। फैटी चेन को स्टीटोसिस कहते हैं। गैंग्रीनस नेक्रोसिस एक सेपरेट टर्मिनोलॉजी नहीं होती बल्कि एक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की ही टाइप होती है जो लिम्स और बॉवल के लिए स्पेसिफिक है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस वाल और ब्लड वेसल के अंदर होती है जब एंडोथेलियम और स्मूथ मसल डैमेज हो जाती है और मरना शुरू हो जाते हैं। नेक्रोसिस से अगर हम कंपेयर करते हैं कि नेक्रोसिस के अंदर जो सेल मरते हैं स्वेलिंग से, लेकिन जो एपोप्टोसिस होती है उसके अंदर सेल की श्रिंकेज होती है। एपोप्टोसिस का एक्सट्रिंसिक पाथवे ट्रांस मेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर के एक्टिवेशन से होता है लाइक FAS फास्ट रिसेप्टर। ओके, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे वो एपोप्टोसिस है वो इनिशिएट होता है सिग्नल फैक्टर से। यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम और आउटोफेजिक वैक्यूल आउटर एयरट्रॉफी करवाते हैं। जो रिजर्व स्टेम सेल्स होती है मेटाप्लेजिया में आ जाते हैं। मैकेनिकल और ट्रॉफिक फैक्टर हाइपरट्रॉफी में आ जाते हैं। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का लॉस हो जाना तो ये सेल डेथ करवा देता है, नेक्रोसिस करवा देता है। फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर CK-MB का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ओके, हेपेटाइटिस में ट्रांस अमाइनेज है, पैनक्रियाटाइटिस में अमाइलेज, लाइपेसेस आ जाते हैं। बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन के केस में एल्केलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा हो सकता है। ल्यूकोसाइट एंजाइम से ल्यूकोफैक्शन होती है तो उसको सुपुरेशन बोलते हैं और इस जो नया फ्लूइड बनता है सुपुरेशन से उसको पस बोलते हैं। अगर फैट सेल को डैमेज होगा तो वो ट्राइग्लिसराइड रिलीज करेगा। जो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने वाले लाइपेजेस होती है फैटी एसिड बनेगा, फिर फैटी एसिड कैल्शियम से रिएक्शन करेगा, सपोनिफिकेशन हो जाएगी। ओके,
ठीक है? जो फिजियोलॉजिकल ये तो सिंटैक्टाइलिया ये किसी काम की नहीं है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया जो बैरेट इसोफेगस हेमाटोप्लेजिया की एग्जांपल होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर एटीपी की सिंथेसिस कम हो जाती है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू इम्पेयर्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फाइनली प्रोटीन की सिंथेसिस इनएडिक्वेट हो जाती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचे या न्यूक्लियस को, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचे, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी और इरिवर्सिबल के बाद नेक्रोसिस होना तय होता है। जल्दी-जल्दी हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।